अखंड विद्याश्रम में आपका स्वागत है। ये पहला अखंडता का प्रतीक विश्वविद्यालय है। आज हम ब्रेन, मस्तिष्क, दिमाग और सोचने की क्षमता का वो सेंट्रल कोर नर्वस सिस्टम है, उसके विषय में बात करेंगे। मेरा धर्म अखंडता है, इम्पेकेबल विजडम है, जिससे हर चीज़ें संपूर्ण तरीके से शुरू से लेकर अंत तक एक ही रंग में देखी जा सकती हैं। वो रंग मेरी ग्रेटेस्ट डिस्कवरी के लिए, अनमोल आविष्कार के लिए दिव्यांग है, जिसके 3 हिस्से हैं, जिसके आधार पे ही कुदरत की हर खूबसूरत चीज़ को कुदरत ने बनाया है। मैन मेड डिज़ाइन नहीं है। आज तक जो भी मैथमेटिक्स दुनिया में पढ़ा जाता है वो मैन मेड कंसेप्ट पे है, और मैं ये कहता हूँ ये कुदरत की देन है। कुदरत ने मुझे बताया है, और इसे जानने के लिए, पहचानने के लिए मुझे कितने जन्म लगे हैं। मगर आज मैं कह सकता हूँ कि हर चीज़ के 21 हिस्से हैं। वो 22 पार्ट्स में बनते हैं, तो वो फर्स्ट स्टेज ऑफ जनरेशन बन जाता है या क्रिएशन हो जाता है। उसके बाद वही चीज़ 10 बार डेवलप होती है। 10 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑपरेशन होते हैं, और अंत में 0.34419 से रेजोल्यूशन आके वो मैच्योर होकर संपूर्ण रंग ले लेता है। जो रंग है 1.618034 है। ये वो नंबर हैं जो कुदरत ने मुझे दिखाए हैं। ये मैंने नहीं बनाया, मैं मैथमेटिशियन नहीं हूँ, एक माध्यम हूँ। अब इसके आधार पे हम पहले अब डिवाइन नर्वस सिस्टम या संपूर्ण नर्वस सिस्टम की वो कोर बीच की जो चीज़ है वो देखने की कोशिश करेंगे। ये सिंबल है दिव्यांग का, और मैं ये भी दिखाना चाहता हूँ कि दुनिया की हर जो हमें अगर अपनी सोच विचार में संपूर्णता लानी है, तो सबसे पहले हमें गणित को निकालना है, मैथमेटिक्स, डिवाइन मैथमेटिक्स को निकालना है, फिर उसे एक सिंबल फॉर्म में बदलना है। जब सिंबल हो गए तो उसका ट्रांसलेशन हर भाषा में आसान हो जाएगा। जैसे कल मैंने इंग्लिश में कहा था, आज इसी चीज़ को इस सिंबल के आधार पे हिंदी में कहना शुरू करूँगा, ताकि वही चीज़ में कोई अंतर ना हो। जब तक हमारी सोच संपूर्ण नहीं होगी, अखंडता नहीं होगी, तो हम में कन्फ्यूजन रहेंगे। मैं वही कन्फ्यूजन ख़त्म करने की एक छोटी सी प्रयास है, मगर हमें इसको तो कंप्लीट करने में कितने डिकेड लग जाएंगे मुझे पता नहीं है। मगर एक शुरुआत हो चुकी है। अब इस शुरुआत के आधार पे हम दुनिया को नया सिलेबस, नई विचारधारा, नई सोच, नया ज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञान, अखंडता एक साथ देना चाहते हैं। अब आगे चलते हैं। और सृष्टि में जो भी है, महाब्रह्मांड से ब्रह्मांड, पिंडांड से अणुअंड तक जो भी है, या अणुविद्या है, सारे के सारे अंश जो ऋग्वेद में हैं, एटम, एलिमेंट, मॉलिक्यूल, कंपाउंड, सेल्स, या आयत्रीय उपनिषद में हैं, या दूसरे उपनिषद में हैं, या दूसरी संस्कृत में हैं, जो भी सारांश है, अब सारांश अखंड ही है। ये वासुदेव रूप है, जिसमें दुनिया की हर चीज़ इसे बने हैं। मगर इसे भी बनाने में मुझे 20 साल लगे थे। जो पहला सिंबल जिसके सेंटर में है 1995 में मुझसे बनवाया गया था, उसे मैंने गायत्री कहा था। उसके ट्रांसलेशन दत्त गायत्री, अखंड गायत्री से अखंड तक पहुँचते पहुँचते उसमें 20 साल लगे हैं, और दिव्यांग को भी पहचानते हुए मुझे 20 साल लगे हैं। 22/21 को मैंने शुरू में ही पहचान लिया था। 10 स्टेजेस डेवलपमेंट को भी पहचान लिया था। ब्रह्मा के रूप को 22/21 जो है वो पाई का 1/3 है, और 10 अवतार हैं, 10 स्टेज क्रिएशन है, वो मैंने जान लिए थे। मगर शिव जी के 0.34419 को मुझे समझने के लिए 20 साल लगे थे। मगर जब 20 साल 2015 में मैंने पहली बार दिव्यांग बनाया था, उसके आधार पे इसे संपूर्णता देने के बाद अब पिछले 9 साल से मैं इसकी ही खूबियाँ एक एक अप्लाइड मैथमेटिक्स देकर दुनिया को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसका ही एक प्रयत्न ये है। अब आ चाहते हैं कि पहला जो मेरा ऑब्जेक्टिव है, मैं चाहता हूँ कि दुनिया का हर इंसान संपूर्ण हो, पूर्ण हो, अखंडता के साथ हो, उसे किसी किस्म की कोई कमी ना हो।
फिजिकली परफेक्टली हेल्थी हो, कोई बीमारी ना हो, इमोशनली बिल्कुल संतुलन में हो, माइंड शांत हो, पैसे की कोई कमी ना हो, एजुकेशन और नॉलेज संपूर्ण हो, और हर किस्म की इम्पेकेबल विजडम हो, और दुनिया के हर विचारधारा को, हर रिलीजन को, हर सोच को, हर फिलॉसफी को, हर साइंस को पहले पूरे तरीके से समझे, फिर उसमें अखंडता देकर, उसमें दिव्यांग देकर, फिर उसे एक रूप में दुनिया के सामने पेश करने का मेरा जो प्रयत्न है, वही दुनिया में सोशल यूनिटी ला सकता है। हमें ये ज्ञान हर इंसान को, हर बच्चे को स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से यही देना है। ये अलग पहचान है और मैं करने की कोशिश कर, मुझे पूरा विश्वास है कि मैं इसमें कामयाब होगा। कितने साल लगे मुझे पता नहीं है, मगर हर पहलू को, मैथ्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सारे 64 आर्ट्स में मैं लाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हर चीज़ समय के साथ बनती है, मगर ये शुरुआत हो गई है। अब इसके आधार पे दुनिया में सबके लिए ज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञान से, अखंडता से वर्ल्ड पीस आ जाएगा, क्योंकि हर चीज़ संपूर्ण जानेंगे। लड़ाई झगड़े की ज़रूरत नहीं होगी, किसी को भी किसी किस्म की कोई क्षमता नहीं होगी, हर साथी संपूर्ण बन जाएगा। अब हम क्यों फेल होते हैं, उसका एक ही कारण है कि हमें इग्नोरेंस है, हमें वो ज्ञान नहीं है जो हमें चाहिए, हमें तमस है, हम न जानने की न पहचानने की कोशिश करते हैं। शायद काफ़ी लोगों को जब शुरू करते हैं तो उसमें सवाल इतने आ जाते हैं, दूसरे सवालों के जवाब नहीं दे पाते हैं। वो करते करते हम कभी कभी इंटेलिजेंट होने के बाद भी हम रुक जाते हैं, क्योंकि हमारे सवालों के जवाब नहीं मिल रहे हैं। मगर मेरा मानना है हम सबके अंदर अंतरात्मा है, वो सब जानती है, अंतर्यामी है। उसके आधार पे हम खुद भी अपने आप से ये पाठ, जैसे मैंने पाया है, मेरी गुरु मेरी अंतरात्मा है, जिसे मैं हीलियम 4 भी कह सकता हूँ, अदिति भी कह सकता हूँ, कुंडलिनी भी कह सकता हूँ, अंतरात्मा भी कह सकता हूँ, प्राण भी कह सकता हूँ। एंड आल्सो जो सोलर सिस्टम और स्पाइरल गैलेक्सी को जाना है वो मैंने गायत्री के माध्यम से जाना है, और जो ब्रह्मांड को जाना है, महाब्रह्मांड को जाना है, वो मैंने आदि पराशक्ति से जाना है, वो आर्गन 40 है। जो गायत्री है नियॉन 21 है। ये भी मैं देख चुका हूँ कि अंतरात्मा भी अपने में न काट सकती हैं, जाग सकती हैं, बन सकती हैं। अगर उसको जानना है तो हमें अंतरात्मा को मैटर की स्टेज में देखना है, तभी जाके वो अंदर संतुलन में रह सकती हैं। ये नॉन फॉर्म नहीं है, ये भी मैं दुनिया को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। हमें अपनी सोच में अखंडता लानी है, इसलिए मैं वही बताने की कोशिश, मेरा अनुभव रहा है। अब आ जाते हैं कि नर्वस सिस्टम, सबसे पहले एक चीज़ उभर के आती है। मेरे सारे स्टूडेंट यही कहते हैं कि नर्वस सिस्टम सबसे डिफ़िकल्ट है, बहुत मुश्किल है, इसको समझना आसान नहीं है। मगर मैं इतना कह सकता हूँ कि जो जिस तरीके से किताबें बनाई गई हैं, पढ़ाई गई हैं, लिखाई गई हैं, वो भी गलत है। और मैं आज ये भी कहना चाहूँगा कि जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं या स्कूल्स हैं, उसकी शुरुआत नर्वस सिस्टम से ही होनी चाहिए। नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम पहले पढ़ाइए, अनकॉन्शियस सब, क्योंकि दुनिया का जिस्म का हर काम इन दोनों के साथ ही जुड़ा हुआ है, न्यूरो एंडोक्राइन हार्मोन से ही जुड़ा है। इनका ज्ञान सबसे पहले होना चाहिए, बाकी ज्ञान बाद में हो सकते हैं। शायद इसलिए ही मैं पहले नर्वस सिस्टम को लेके आ रहा हूँ, ताकि इसे समझ आ जाए कि और मेरा मानना है नर्वस सिस्टम बहुत सिंपल है, इसमें कोई कमज़ोरी नहीं है। परफेक्ट डिवाइन ऑफ नेचर, कुदरत ने खुद से बहुत अच्छे तरीके से बनाया है। जो इंसान का, मानव का जो मस्तिष्क है, दिमाग है, ब्रेन है, वो सबसे बढ़िया है, और इसमें दिव्यांग के आधार पे ही बनाया गया है, और इसमें यूनिवर्स के सारे कंसेप्ट हम आसानी से समझ सकते हैं। मैं यही चीज़ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैंने ज़िंदगी में पहली बार, दुनिया के इतिहास में पहली बार किसी ने दिव्यांग को पाया है, 2015 तक ही पाया है। इससे पहले इसके बारे में किसी ने भी वर्णन नहीं किया था, न समझाया था, न जाना था, न पहचान सका। मगर अगर मैंने ये पाया है, उसके पीछे एक विचारधारा है कि मैंने अपने दिमाग की पूरी कोशिश की थी, प्रयत्न किया था कि इसका संपूर्ण उपयोग करके कुदरत के साथ जुड़कर कुदरत से सारे सवालों के जवाब लेकर दुनिया के सामने पेश करूं, जो शायद दूसरे सोच नहीं पाते हैं। कोई नहीं मानता है कि कुदरत है, ईश्वर है, परमात्मा है, ब्राह्मण है,
जब आपकी सोच ही है कि वो है ही नहीं तो आपको जवाब नहीं मिलेंगे। अगर आपकी सोच है कि ईश्वर है, परमात्मा है, उसके पास सारा ज्ञान है, आप उनसे सवाल पूछेंगे तो वो ही जवाब दे सकें, क्योंकि सृष्टि को बनाया ही कुदरत ने है और ईश्वर ने ही बनाया है या ब्राह्मण ने ही बनाया है। और इसके आधार पे मैं पा पाया हूँ। मैंने कैसे पाया है, अब मैं भी वो भी दिखाने की एक कोशिश इस वीडियो में रहेगी। लंबा रहेगा मगर अच्छा है। अब सबसे पहले इंटीग्रेटेड नर्वस सिस्टम को हम समझने की कोशिश करते हैं। इसके 7 हिस्से हैं। वो 7 हिस्सों को पहले समझना है, जानना है, पहचानना है कि कुदरत ने नर्वस सिस्टम को कैसे बनाया है। आप इस पे चलने से पहले सबसे पहले ऊपर की 3 लाइन देख लीजिए। जो 3rd लाइन है वो सेंसरी डिवीजन है। ज्ञान विद्या या ज्ञान इंद्रियां इससे शुरू होती हैं। बाहर की सारी इंफॉर्मेशन हमें 5 इंद्रियों से मिलती हैं। अगर कान है वो सुनते हैं, उसे हमें श्रुति मिलती है, डायरेक्ट नॉलेज मिलता है। आंखें देखती हैं, नाक स्मेल करते हैं, जीभ से टेस्ट होता है, स्किन में स्पर्श होता है। ये 5 ही जानकर सबसे पहले ज़रूरी है। ये भी अच्छे तरीके से बनाए गए हैं। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि हमारी आँखों की जो स्टेज है, लेंथ एंड ब्रेथ जो है, वो दिव्यांग के पहले हिस्से की तरह ही है। 22/21 का ही है और कुछ नहीं है। हर चीज़ में वही चीज़ है, दिव्यांग की है और कुछ नहीं है। उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन आती है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में सेंसरी जो इनपुट आती हैं वो 2nd स्टेज बन जाता है और सारी इन्फॉर्मेशन जाके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में चली जाती है। चाहे जो उसको ब्रेन को ऊपर का पार्ट देखेंगे, स्पाइनल कार्ड, 2 हिस्से हैं, दोनों में इंटीग्रेशन होती है, कंट्रोल होती है, मास्टर कंट्रोल है। पहले ये 3 चीज़ों को, ज्ञान इंद्रियों को समझना ज़रूरी है। ये समझ आ जाएगा तो इन्फॉर्मेशन हमें बाहर की या अंदर की दिमाग तक आसानी से कैसे चली जाती है, वो इश्यू ज़रूरी है। अब ज्ञान इंद्रियों का काम हो गया है तो अब कर्म इंद्रियों की बात आती है कि इसे कैसे करना है। मगर कर्म इंद्रियां क्या करेंगी, इसका जवाब दिमाग ही, ब्रेन ही देता है। और ब्रेन में 100 बिलियन सेल्स हैं और हर सेल अपने आप में 20 मेमोरी सिनॉप्सिस बना सकते हैं। आप इमेजिन कीजिए 1 बिलियन न्यूरॉन सेल्स में 20,000 मेमोरी सिनॉप्सिस, कितनी क्वांटिटी है। मगर इस वक्त मैं यही कहना चाहता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग 1, 2, 3% पोटेंशियल का ही इस्तेमाल करते हैं। आइंस्टाइन जी, अल्बर्ट आइंस्टाइन जी सबसे दुनिया के सबसे महान साइंटिस्ट माने जाते हैं और कहा जाता था कि उन्होंने 11% का इस्तेमाल किया था। और मैं चाहता हूँ कि मैं जीवन में 100% का इस्तेमाल करके करूँ। और जब मैं भी जो बोल रहा हूँ, मैं पढ़ के नहीं बोल रहा हूँ, अपने अनुभव के आधार से, अपनी मानसिक स्मृति के आधार पर ही समझाने की कोशिश। हम सब में वो क्षमता है, मगर उसके लिए सबसे पहले हमको हर चीज़ को ध्यान के साथ सुनना पड़ेगा। मगर हमारी जो सोचने की, समझने की कंसंट्रेशन क्षमता ही नहीं है। हम 2-4 सेकंड के बाद ही परेशान हो जाते हैं, दिमाग भटक जाता है, तो वो कुछ नहीं समझ पाएंगे। अब मैं जो वीडियो बना रहा हूँ 1-1 घंटे से ज़्यादा हैं, नॉन स्टॉप हैं, एट ए स्टेप में, बिना पढ़े लिखे मैं अपनी अनुभव के आधार पर समझाने की। मैं चाहता हूँ कि हर इंसान इसे ध्यान के साथ सुने, इसके साथ जुड़ जाए, फिर जाके संपूर्णता समझ आएगी। आप सेंट्रल सेंस को इवेल्युएट करते हैं कि आप इसको, इस इंफॉर्मेशन, ज्ञान इंद्रियों के आधार पे क्या कर्म करते हैं। वो दिमाग काम करता है और स्पाइनल कार्ड करती है। जब वो करते हैं तो आगे ज्ञान दे देते हैं कि अब तुम्हें क्या करना है। अब उसे एग्जीक्यूट करने के लिए पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आता है। उसके बाद मोटर एफरेंट सिस्टम आ जाता है, जो कहीं ना कहीं मसल्स और स्कैटर मसल्स हैं, स्मूथ मसल्स हैं, कार्डियक मसल्स हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड हैं, उसको एग्जीक्यूट करते हैं। ये 3 स्टेजेस पहले जानना बहुत ज़रूरी है। ज्ञान इंद्रियां, एवेल्युएशन, क्या करना है, और कर्म इंद्रियां, क्या करना है, कैसे करना है, ये चीज़ पहले जाननी जरूरी है। उसके बाद जब एग्जीक्यूशन की बात आती है या कर्म इंद्रियों की बात आती है तो 2 हिस्से आ जाते हैं।
एक होता है वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम, जिसकी इशू ब्रेन से, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से स्केलेटल मसल तक जाती है। जो वॉलेंट्री है वो स्केलेटल मसल के साथ जुड़ा हुआ है, और ये इंफॉर्मेशन इंसान कंट्रोल कर सकता है कि हमें, और ये कुदरत ने इसलिए कंट्रोल किया था कि तब हम वायलेंट ना बने, अब्यूजिव ना बने, किसी को पैर से या हाथ से या तंग ना करें। ये एक विचारधारा बहुत इंपॉर्टेंट है, वो चौथा लेवल पर आ जाता है। चौथे लेवल पर जो दूसरी चीज़ है, इनवॉलेंट्री ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से आर्गन तक ले जाता है। जो स्केलेटल स्मूथ मसल्स है पूरे जिस्म में है, मगर जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है उसका जो एक पार्ट है विसरल सिस्टम तक है, एंडोक्राइन ग्लैंड है, मगर एक ऐसा पार्ट है जो पूरे जिस्म में जाता है। जो पूरे जिस्म में जाता है उसे हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। जो विसरल आर्गन तक रहता है तो पैरासिम्पैथेटिक है। ये भी एक विचारधारा मैं दुनिया को दिखाना चाहता हूँ। ऑटोनॉमिक में सिंपैथेटिक पूरे जिस्म में है, मगर पैरासिम्पैथेटिक उसके अंदर, जिस्म के अंदर के हिस्सों तक ही है, बाहर तक नहीं जाता है। ये फिर 6 लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है। तो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, और पैरासिम्पैथेटिक का प्राइम फंक्शन ये है कैसे आराम किया जाता है, रेस्ट, डाइजेस्ट एंड कंजर्व एनर्जी, और खाना कैसे हजम किया जाता है, आराम कैसे किया जाता है, सोते कैसे हैं, और एनर्जी को कैसे बरकरार बनते हैं, रखते हैं, वो पैरासिम्पैथेटिक का साथ है। मगर जहाँ तक कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, जब भी इमरजेंसी में एक्स्ट्रा एनर्जी ज़रूरत पड़ती है तो ये सिंपैथेटिक सिस्टम उसको मोबिलाइज करता है, जलाता है, या जिस्म में वापस आ जाए ताकि हमारी ज़रूरतें पूरी हो जाएं। वो सिस्टम छठा है। मगर जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है उसके 2 हिस्से हैं। एक है क्रेनियल पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, ब्रेन में 12 पेयर नर्व्स, क्रेनियल नर्व्स हैं, 24 नर्व्स हैं, 2 × 12। उसमें जो 4 पेयर्स हैं वो क्रेनियल पैरासिम्पैथेटिक हैं, और 8 वाले सेंसरी और मोटर कंपोनेंट के साथ जुड़े हैं। जो ऑटोनॉमिक हैं वो इनवॉलेंट्री हैं, और वो कौन से हैं, ऑक्लोमोटर, फेशियल, ग्लॉसोफेरेंजियल और वेगस ही हैं। और दूसरा अब आ जाता है सेकल पैरासिम्पैथेटिक, जो है वो सबसे नीचे है। S2, S3, S4 3 सेगमेंट से निकलते हैं और 5 आर्गन में जाता है। वो भी कहीं ना कहीं दिव्यांग में ही चलता है, क्रेनियल में दिव्यांग से है, और जो सिंपैथेटिक सिस्टम है वो भी दिव्यांग के आधार पे ही बना है। और जिसके जो सिंपैथेटिक सिस्टम है T1 से L2 तक 14 सेगमेंट से 28 नर्वें आती हैं, और 45 पैरागेटिक हैं। अगर 45 और 20 को निकाला जाए तो भी आपको दिव्यांगता ही आ जाते हैं। अब ये जितनी इंफॉर्मेशन जो डिटेल में मैंने दी है, इसका वर्णन हम अक्सर देखते हैं, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। मगर अब मैं वो दिखाने वाला हूँ जो 7th लेवल का है, जो शायद आज तक मैंने किसी किताब में बच्चों को स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में ये समझाने की कोशिश कहीं नहीं की गई है। और मैं समझता हूँ जो ब्रेन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, और जो पेरिफेरल सिस्टम है वो स्टेट गवर्नमेंट है। मगर जो विलेज लेवल पे पंचायत राज है, लोकल गवर्नमेंट है, उसकी अहमियत कम नहीं हो सकती है। और वो दिखाना चाहता हूँ कि 3 ऐसे सिस्टम हैं जिस्म के, जिसमें पेस मेकर्स हैं। सबसे पहले हार्ट है, दूसरा यूट्रस है, और तीसरा डाइजेस्टिव सिस्टम है। ये 3 चीज़ों को भी मैं दिखाना चाहूँगी, वो भी नर्वस सिस्टम के साथ ही जुड़े हैं। हमें वो भी दिखाना है, शुरू से स्कूल से लेके कॉलेज से यूनिवर्सिटी रिसर्च तक। ये मैं परिभाषा दुनिया को देना चाहता हूँ। यही संपूर्ण इंटीग्रेटेड ह्यूमन नर्वस सिस्टम है। हम हर बच्चे को ऐसा पढ़ाएंगे, और मैं इतना कह सकता हूँ स्कूल के बच्चे भी, कॉलेज के बच्चे भी, वो सारे प्रोफेशन इसे देखेंगे। उन्हें मानना पड़ेगा कि ये सोच विचारधारा संपूर्ण है, इसके आधार पे हम आगे चल सकते हैं। अब आगे चलते हैं। जो वो सेकंड मिसकंसेप्शन है
कि जैसे मैंने कहा था कि ये 3 हिस्से हैं टोटली अनएक्सप्लोर्ड हैं। पेसमेकर हार्ट मसल्स कार्डियक मसल के हैं, माइंट्री नर्वस सिस्टम स्मूथ मसल के साथ जुड़ा है, न्यूरो एंडोक्राइन ग्लैंड भी स्मूथ मसल के साथ जुड़े हुए हैं। ये 3 चीज़ों को देखा नहीं गया है, पहचाना नहीं गया है, जाना नहीं गया, समझा नहीं। अब मैं चाहता हूँ कि लोग इसे सबसे पहले जाने पहचाने ताकि उसका हिस्सा बन जाए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप समझने की कोशिश करते हैं। हार्ट में कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट है जिसमें 4 पेसमेकर्स हैं। ऐसे नोड जैसे वाइट पोर्शन आप देख रहे हैं ऑन द हार्ट पार्ट, वो ऐसे नोड है। उसके बाद एट्रियम के जो 3 मसल्स, एट्रियम है वो भी पेसमेकर है, वेंट्रिकल भी पेसमेकर है, एवी नोड भी पेसमेकर है। आप इसे जब नीचे के पिक्चर में आप देखेंगे तो ऐसे नोड है, एट्रिनियल कंसेप्ट है, एवी नोड है, बंडल ऑफ हिज है, बंडल ऑफ दिस है। वो सारी उसकी क्या रेशा है, क्या चीज़ें हैं, मैं वो भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर इसे समझ लेंगे तो आप हार्ट इंडिपेंडेंटली काम कर सकता है। अगर बाकी अनकॉन्शियसनेस हो जाएगा, दिल काम ही करता रहेगा, क्योंकि दिल को तो काम करना है, नहीं तो हम मर जाएंगे। ये चलता रहता है, इसमें अपनी ही से। हाँ, जब ऊपर सिस्टम फ्लॉट हो जाए तो वेंट्रिकुलर फेलियर हो सकता है, हार्ट रेट कम हो सकता है। अगर होगा तो सबसे पहले ऐसे नोड पे कंसंट्रेशन होगी तो 100 के पास रहेगा, एवी पे आएगा तो 61.8 हो जाएगा, बंडल ऑफ हिज में आ जाएगा 38.2 हो जाएगा, और आगे कम करते करते नीचे तक वेंट्रिकल स्ट्रोक में 35 तक भी आ सकता है। हम बच सकते हैं, यही कुदरत की देन है। और ये एक रिड्यूसिंग दिव्यांग सेक्स का एक बहुत बढ़िया एक एग्जाम्पल कहिए, एक उदाहरण है। अब जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसमें भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम खाएंगे पिएंगे नहीं तो कुछ नहीं हो सकता है। जो प्राइम फंक्शन डाइजेस्टिव सिस्टम का है कि रेगुलर पानी की सप्लाई, न्यूट्रिएंट की सप्लाई और इलेक्ट्रोलाइट की सप्लाई बहुत ज़रूरी है, और वो की जो बाहर चीज़ें चाहिए वही चाहिए। होल सिस्टम को इसलिए बनाया गया है, इसे काम करना है और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से शुरू होना है। जो पेस मेकर है स्टोमक में है, वो देखता है कि जो मसल्स हैं, स्मूथ मसल्स हैं, लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर, इस तरीके से हैं कि वो खाना आगे से आगे जाएगा। जैसे आप नीचे की पिक्चर में देख सकते हैं, सेंसरी इनपुट देता है कि खाना आ गया है। सब म्यूकस प्लेक्सस है, माइंट्रिक सिस्टम है जो सिंपैथेटिक सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम दोनों के साथ जुड़ा हुआ है। उसके आधार पे ही पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के आधार पे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हो जाएगी। हाँ, अगर गड़बड़ है तो सिंपैथेटिक सिस्टम इसको उल्टी में बदल सकता है, एंटी पेरिस्टाल्टिक बन सकता है, मगर वो खाने के आधार पे है। जिस सिस्टम को समझ लेंगे तो आप आसानी से आगे जा सकते हैं। अब आते हैं कि तीसरा वो हिस्सा है जो हर तरीके से संपूर्ण होना चाहिए। हम पैदा हुए हैं और माँ अनकॉन्शियस भी हो जाए फिर भी बच्चे की डिलीवरी हो जाएगी। ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो कंट्रोल है, जो यूट्रस में दो ऐसे हिस्से हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं। एक है सर्विक्स, जो ये सेंस को प्रिस्क्राइब करता है कि अब बच्चा नीचे आ रहा है, उसमें स्प्रेड हो गया है। वो सेंसरी इनपुट ज्ञान इंद्रियों को लेता है और सारी इंफॉर्मेशन नर्वस सिस्टम के माध्यम से हाइपोथैलेमस में चली जाती है, और हाइपोथैलेमस ऑक्सीटोसिन को बनाता है। वो कहीं ना कहीं पोस्टीरियर पिट्यूटरी में होती है। जब वहाँ पे है, वहाँ से रिलीज़ होने के बाद ब्लड से आ जाती है, वो यूट्रस के हेड पे काम करती है, उसे दबाना शुरू कर देता है। जब वो दबाता है तो सर नीचे और आता है, और एक्सपेंशन होती है, और सर्कल जाता है। वो अपने आप एक पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म बन जाता है। पहला जो कॉज है वो स्टिमुलस है, उसके बाद जो इफेक्ट है वो आगे कॉज करके ये चलता रहता है जब तक फुल डिलीवरी ना हो। माँ अनकॉन्शियस भी हो, ये तब भी हो सकती है क्योंकि अंदर ही अंदर सिस्टम इस तरीके से बना है। इसलिए मैं कहता हूँ वॉलंटरी सिस्टम, इनवॉलंटरी सिस्टम, एंडोक्राइन कंप्लीट तरीके से हमें जानना है। तो इसके लिए हमें नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम को संपूर्णता से जानना है, पहचानना है। दूसरा कोई कारण नहीं है। फिर जाके हम सिस्टम की फिजियोलॉजी और साइकोलॉजी को समझ सकते हैं। इसके आधार पे हम जितना भी पढ़ाएंगे बच्चे समझ नहीं पाएंगे कि सेंटर में कहाँ पे क्या होता है वो पता ही नहीं है। इसलिए मेरा एम्फेसिस शुरू से ही रहा है,
मैं पहले बच्चों को नर्वस सिस्टम पढ़ाता हूँ, फिर एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ाता हूँ, फिर बाकी दूसरों को चाहिए कि उनका रिलेशनशिप इन दो सिस्टम से क्या है वो समझ पाएंगे। मैं ज़िंदगी में एक बार सीखो, ज़िंदगी भर के लिए याद रहे, यही मेरी कोशिश है। आप एंडोक्राइन सिस्टम में 10 ऑर्गन्स है, ये भी मैं कह रहा हूँ। पीनियल ग्लैंड है, हाइपोथैलेमस है, एंटीरियर पिट्यूटरी है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, थायराइड है, पैराथायराइड है, थाइमस है, पैनक्रियास है, एड्रिनल ग्लैंड है और गोनाड्स हैं, टेस्टिस और ओवरीज। ये सारे के सारे सिस्टम न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम के साथ जुड़े हुए हैं, ये होम्योस्टेसिस के साथ जुड़े हुए हैं। जब होम्योस्टेसिस संपूर्ण होगा तो ही हम जाके अपने आप में हर तरीके से संपूर्ण बन सकते हैं। ये एक विचारधारा मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आगे चलते हैं। अब इंद्रियों की बात करते हैं। न्यूरॉन सिस्टम, जैसे मैंने कहा कि हाँ, ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, वो न्यूरॉन सेल्स हैं और एक जिसमें 100 बिलियन न्यूरॉन सेल्स हैं और हर 20,000 मेमोरी बना सकते हैं जैसे लिखा है। तो इमेजिन कीजिए कितनी पावर है। और जितने भी न्यूरॉन सेल्स हैं उसके 10 हिस्से हैं। जैसे मैंने नीचे बताया कि पहला जो डेंड्राइट है वो रिसेप्टर है, फिर सेल मेम्ब्रेन है, फिर सेल बॉडी है, फिर न्यूक्लियस है, फिर एक्सॉन हिलक है, नोड ऑफ रेनवियर है, श्वान सेल है, माइलिन शीथ है, एक्सन टर्मिनल है और सिनेप्टिक एंड बल्ब जो ट्रांसमीटर है। ये 10 के 10 अगर आपको समझ आ जाएंगे तो आप न्यूरॉन साइंस को समझ सकते हैं कि इसमें अब यहाँ पे मैं भी ये कहना चाहूँगा कि इसमें न्यूक्लियस है मगर ये डिवाइड नहीं होता है। यही मैंने पहले भी बताया है कि इसलिए डिवाइड नहीं होता है कि इसमें सेंट्रोसोम नहीं है। और यही चीज़ जाननी ज़रूरी है कि हमें संपूर्ण ज्ञान चाहिए। अब आगे चलते हैं कि रिफ्लेक्स आर्च किस तरीके से एक्शन होता है। जैसे रिसेप्शन के लिए हम स्किन का इस्तेमाल करते हैं, स्पर्श के लिए, टच के लिए, उसके रिसेप्टर्स वहाँ पे हैं। फिर वो सेंसरी नर्वस सिस्टम के माध्यम से, स्पाइनल कार्ड के माध्यम से, अफरेंट फाइबर, स्पाइनल गैंग्लियन आ जाता है और उसके बाद इंफॉर्मेशन पोस्टीरियर पार्ट में चली जाती है। अब मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि जो सेंसरी इंफॉर्मेशन है वो पोस्टीरियर पार्ट में है और जो मोटर है वो आगे के हिस्से में है। इसलिए जो जितने भी चक्रास हैं वो पोस्टीरियर साइड के सेंसरी होंगे और आगे की मोटर होंगे। एक ज्ञान इंद्रिय के लिए है, एक कर्म इंद्रियों के लिए है। जब दोनों को समझ आएंगे तो ही आप जाके संपूर्ण बन सकते हैं। जो सेंसरी कंपोनेंट है वो पोस्टीरियर पार्ट के साथ जुड़ा हुआ है। स्पाइनल कार्ड के पोस्टीरियर पार्ट में सेंसरी है और ब्रेन के भी पोस्टीरियर पार्ट में ही सेंसरी है, चाहे वो पैराइटल हो, ऑक्सीपिटल हो या टेम्पोरल हो। ये पीछे का हिस्सा क्योंकि पूरे का पूरा सेंसरी है। नीचे से शुरू होके ऊपर तक जो इन्फॉर्मेशन जो जाती है, असेंडिंग ट्रैक्ट पीछे की है जो इन्फॉर्मेशन को नीचे से ऊपर तक ले जाती है और जो डिसेंडिंग है ऊपर से नीचे आता है, वो भी जानना ज़रूरी है। मगर बीच में मैंने कहा था एवेल्युएटिंग सिस्टम है, इंटर न्यूरॉन है, वो एवेल्युएट करते हैं कि इन्फॉर्मेशन क्या है, हमें क्या करना है, वो भी जानना ज़रूरी है। मगर उसके आधार पर जैसे मैं कह रहा हूँ कि सेंसरी जो पीछे है, वॉलेंट्री जो आगे है, बीच में ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है जो लेटरल हॉर्न सेल से जुड़ा हुआ है। ये सारी स्पाइनल कार्ड के नहीं है। T1 से L2 तक 14 सेगमेंट में है। जहाँ से सिंपैथेटिक सिस्टम निकलता है वहाँ पे ही लेटरल सेल्स पाए जाते हैं और S2, S3, S4 में भी देखा जाता है, बाकी में नहीं देखा जाता है। ये भी मैं दुनिया को दिखाना चाहता हूँ कि पूरा ज्ञान चाहिए तो ध्यान के साथ देखिए, जानिए। इसलिए मैं जो भी दिखा रहा हूँ एक ग्राफिक प्रेजेंटेशन से है, आप उसके आधार पर आसानी से देख सकते हैं कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आगे चलते हैं। अब जो थर्ड मिसकंसेप्शन ये है कि एक्शन पोटेंशियल जो दुनिया को पढ़ाया जाता है उसमें भी एक डेफिशिएंसीज हैं। मैं ये दिखा रहा हूँ कि साइंटिस्ट अच्छा काम कर रहे हैं जो पूरे दिखने की, मगर उसमें वो सोचने की क्षमता नहीं, क्योंकि वो खुद अनुभव नहीं कर सकते हैं। वो दूसरों को देखकर उसको जो रिजल्ट आते हैं उसके आधार पर समझाने की कोशिश करते हैं। अब शायद दिव्यांग के बाद ये सोच बदल जानी चाहिए कि संपूर्णता कैसे लाई जाती है। ये थर्ड मिसकंसेप्शन है। अब मुझे वो समझाने की कोशिश करते हैं। आप इस पिक्चर को देख लीजिए, ये वो स्टैंडर्ड पिक्चर है जिसके बारे में दिखाया गया है, मगर कुछ डेफिशिएंसीज हैं
वो मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। जैसे कि अगर नर्व सिस्टम का जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -70 दिखाया गया है, आप लेफ्ट साइड में देख सकते हैं, नीचे 90 है जो स्केलेटल मसल का है। एक जो सब थ्रेशोल्ड वैल्यू है जिसकी मात्रा स्ट्रांग नहीं है, उसमें स्लो सोडियम इंटेक होता है जो मैंने नोट किया है, जिसके आधार पे लोकल गवर्नमेंट की तरह, लोकल पोटेंशियल की तरह, जैसे कि पेसमेकर्स में है, वो चलता है। मगर जब स्टिमुलस स्ट्रांग है तो वो सोडियम इनटेक ज़्यादा होने से 55 मिलीवोल्ट तक आएगा। उसके बाद डीपोलराइजेशन हो जाती है। उसके बाद जो सोडियम की इनटेक बिल्कुल बढ़ जाती है और एक स्पाइक की तरह ऊपर चला जाता है, जो -55 से 0 से लेकर +35 तक जाता है। वो सिर्फ +35 मिलीवोल्ट तक ही जाता है, उसके आगे नहीं जा सकता, क्योंकि सेल में, न्यूरॉन सेल में ज़्यादा सोडियम शक्ति नहीं जा सकती है। वो स्टेज में आ जाएगा, सुपर सैचुरेशन हो जाएगा। अब मैं चाहता हूँ कि बच्चे समझें कि सुपर सैचुरेशन हो गया है, +35 तय किया जाएगा, उसके ऊपर नहीं जाएगा। ये विचारधारा देनी चाहिए, इसमें किसी किस्म की कोई कमी, इसमें भी दिव्यांग का ही एप्लीकेशन है, लगाया गया है। उसके बाद रीपोलराइजेशन शुरू हो जाती है। अब दिखाया जाता है कि जब रीपोलराइजेशन शुरू होती है, सोडियम तो चला गया है, वो पहले फिर पोटेशियम आना शुरू हो जाता है, यही दिखाते हैं। जैसे आप पिक्चर में देखिए कि वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल होल हो जाती हैं, फिर पोटेशियम आना शुरू हो जाता है। उसके बाद दिखाया वोल्टेज चैनल स्टार्ट टू क्लोज करते हैं, एग्रीड, मगर उससे रीपोलराइजेशन कंप्लीट नहीं हो सकती है। इसके आधार पर मैंने कहा है कि सोडियम पोटेशियम एटी पंप आता है, उससे सोडियम अंदर का बाहर आ जाता है। अब जो सोडियम और पोटेशियम की जो मात्रा है, अगर प्रोटॉन के लेवल पे देखा जाए, वो 22/21 की ही है, जिसके आधार बिना एटीपी भी सोडियम बाहर आ सकता है, पोटेशियम अंदर जा सकता है। ये भी मैं दिखा चुका हूँ। अब मेरे जो सेंट्रल दिखा रहा हूँ, उसके अलावा भी मेरे दूसरे वीडियो देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि संपूर्णता से हमें कैसे आगे बढ़ना है। ये पूरा ज्ञान आपको मेरे वीडियो के माध्यम और चलते चलते और भी बढ़िया होने वाला है, क्योंकि पहले तो मैंने ये 22 मिनट के लिए HD बनाना नामुमकिन था। अब तो मैं 1 घंटे से ज़्यादा भी बना रहा हूँ, HD है, हाई क्वालिटी है और अपने तरीके से अच्छा कर पा रहा हूँ। अब आगे आगे और भी लंबे होंगे तो मुझे अच्छा है कि संपूर्ण ज्ञान इतना हो कि इसमें कोई कमी पेशी ना हो। जब सोडियम पोटेशियम एटीपी खुलता है, सोडियम बाहर आ जाता है, पोटेशियम अंदर जाता है, तो वो रीपोलराइजेशन में हो जाता है, 70 के भी नीचे आ जाता है, जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं, जी साइंस ने बताया है। उसके बाद सोडियम मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे आ जाता है, मगर वो कैसे आता है शायद इसका जिक्र किताबें नहीं देती हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि उसके बाद फिर सोडियम जो बाहर आ गया है, उसका कुछ हिस्सा सेल के अंदर चला जाता है। तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में आप पोटेशियम मेन देखेंगे इंट्रासेलुलर, मगर साथ में सोडियम भी देखेंगे। यही जीवन का सत्य है, यही मैं दिखाने की कोशिश, जो दिव्य के आधार पे ही इसको समझेंगे तो आप आगे आसानी से चल सकते हैं। ये एक मिसकंसेप्शन था और मैं चाहता हूँ कि किसी किस्म की भी सोच विचार की कोई जगह नहीं रहनी। बच्चों को ऐसा इन्फॉर्मेशन लगे, उनके लिए क्या हम पिक्चर देख रहे हैं, एक इंटरटेनिंग पिक्चर देख रहे हैं। इस तरीके से ज्ञान को देना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं मेरे साथ होते हैं, उनका कोई भी लेवल हो, 6 महीने के अंदर अंदर 100 तक पहुँचने की उनकी क्षमता बढ़ जाती है। तब तक अगर वो मुझे सुनते हैं, मेरे साथ चलते हैं, अगर मेरी सुनते नहीं है, चलते नहीं है, मेहनत नहीं करते, तो वो कुछ नहीं हो सकता है। ये भी साथ है, स्टूडेंट और टीचर का परफेक्ट कॉम्बिनेशन ज़रूरी है। स्टूडेंट सुनता है, जानता है, ज्ञान लेता है, वही आगे बढ़ पाएगा। जो स्टूडेंट सुनता ही नहीं है, उसको बढ़ने का चांस ही नहीं है। और जो सुनता है, आगे बढ़ता है, फिर सुनना बंद करता है, तो उसके लिए भी आगे जाना नामुमकिन सा हो जाता है। वो भी मैं देख चुका हूँ। अब आगे चलते हैं। जो फोर्थ मिसकंसेप्शन है नर्नेस्ट इक्वेशन, जिसके लिए नर्नेस्ट को नोबेल प्राइज़ भी मिला था, माननीय है और मुझे खुशी के साथ कहना पड़ता है, उन्होंने लॉग 61 का इस्तेमाल किया था। और मैं कहता हूं कि परफेक्ट वैल्यू 61.8034 होनी चाहिए, फिर जाके इक्विलिब्रियम पोटेंशियल परफेक्ट होगा। ये मेरी सोच है। अब इसे दिखते हैं।
अब इस पिक्चर में आप देखिए जो फार्मूला उन्होंने इस्तेमाल किया जिसके आधार पे उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था, वो 61/Z है इंटू log 10 है। कंसंट्रेशन आउटसाइड कंसंट्रेशन इनसाइड के आधार पे है। मगर मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है जी 61 क्या है। मैंने सारे साइंटिस्ट को पूछा है, कोई भी इसका जवाब नहीं दे पाया कि 61 क्या है। वो ये कहते हैं उनकी अपनी विचारधारा है, और मैं समझता हूँ कि कोई साइंटिस्ट भी विचारधारा के आधार पे कुछ नहीं है, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अब मैं ये कहना चाहता हूँ ये 61% इसलिए है, ये पानी की परसेंटेज की बात हो रही है, क्योंकि इसमें हम सोल्यूशन की बात कर रहे हैं। सोल्यूशन आउटसाइड द सेल, सोल्यूशन इनसाइड द सेल। जो बीच का ट्रांसमिशन है वो पानी का है, 61 पानी का है, वो 61.8034 परफेक्ट होना चाहिए, फिर ठीक है। ये विचारधारा ठीक है। जैसे मैं कह रहा हूँ कि साइंटिस्ट नोबेल लॉरेट को भी गलत कहते हैं। आपने अच्छा काम किया है, मगर हाँ आपके काम में भी गलतियाँ ढूंढेंगे और नई चीज़ें इंप्रूव करके उसको आगे ले जाने की कोशिश है। मैं मानता हूँ कि साइंस की कोशिश अच्छी है, हम आहिस्ता चलते चलते एक संपूर्णता की तरफ आ रहे हैं। उसकी एक मिसाल मैं आपको देना चाहूँगा। आप इसे देख लीजिए, जो नया रिसर्च रेक्टिफिकेशन है इसमें देखिए तो 61.54 मिलीवोल्ट का इस्तेमाल किया है, 61 का नहीं है। यही मेरे कहने का मतलब था। इन्होंने 60 से 60.54 तक आ गया है, और मैं कहूँगा 61.8034 लाएंगे, log 10 का इस्तेमाल करेंगे, कंसंट्रेशन आउटसाइड कंसंट्रेशन देखेंगे, इक्विलिब्रियम पोटेंशियल परफेक्ट होगा। यही मेरे कहने का तात्पर्य है कि हमारी साइंस को भी दिव्यांग से सीखना है कि 61.8034 का इस्तेमाल करके आप जो इक्विलिब्रियम पोटेंशियल बनेगा वो देखिए, वो क्या 70 है या कम जब पेश है, वो दुनिया को देखा जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि ज्ञान और भी संपूर्णता की तरफ जाएगा। अब आगे चलते हैं। फिफ्थ मिसकंसेप्शन है कि हमें स्कूल से लेकर कॉलेज से यूनिवर्सिटी तक यही कहा जाता है कि ब्रेन के 8 लोब्स हैं, और मेरा मानना है कि कुदरत हर चीज़ में 10 नंबर रखती है, वहाँ पे 10 लोब होने चाहिए, मेरा मानना है। अब 10 लोब कैसे हैं वो दिखाने की कोशिश करूँगा। जैसे इंसुलर कॉर्टेक्स है, वो ऑटोनॉमी नर्वस सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ है, वो बीच का हिस्सा है, इसे इग्नोर किया गया था। मगर हकीकत में क्या है, 2 मोटर कॉर्टेक्स है जो आगे हैं, 2 पैराइटल कॉर्टेक्स में पीछे हैं, बीच में सेंट्रल है, उसके बाद ऑक्सीपिटल और टेम्पोरल है। ये हर 2-2, 5, 10 होने चाहिए। यही मैं दिखाने के, पीछे का सेंसरी है, आगे का मोटर है, बीच का जो ऑटोनॉमिक है वो भी इम्पॉर्टेंट है, उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। हमें इसलिए संपूर्ण ज्ञान स्कूल से ही बच्चों को देना चाहिए। मैं ये सब बच्चों के लिए इसे कर रहा हूँ कि उनको दोबारा पढ़ने लिखने की ज़रूरत ही ना पड़े, शुरू से ही उनको संपूर्ण दे देंगे तो बहुत ज़्यादा ज्ञानी विज्ञानी प्रज्ञानी हो जाएंगे। अब यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ कि जो दिमाग है इंसुलर कॉर्टेक्स सेंटर में है, और इसके उदाहरण के लिए मैंने जैसे पहले भी कहा था, लेटरल कैनोहॉर्न जो सेल्स हैं वो T1 to L4 14 सेगमेंट में है, S2 S3 S4 में ही है, बाकी में नहीं है, वो भी लेटरल हैं। इसी तरह इंसुलर कॉर्टेक्स भी है। इसके आधार पे इसे आप समझ सकते हैं कि जो मैं कह रहा हूँ उसका स्पाइनल कॉर्ड में भी प्रेजेंटेशन है और दिमाग में भी प्रेजेंटेशन है। उस तरीके से ही हम सेंसरी, इनवॉलेंट्री और वॉलेंट्री को समझ सकते हैं। यही संपूर्ण ज्ञान मैं दुनिया को देना चाहता हूँ। अब आ जाते हैं इसके आधार पे, जैसे मैं कहता हूँ पोस्टीरियर जो कंपोनेंट है वो सेंसरी है, इनपुट डेटा आता है, सेंट्रल एवेल्यूएशन रिकग्निशन होती है, और सेंट्रल ऑटोनॉमी नर्वस सबकॉन्शियस है, और एंडोक्राइन सिस्टम अनकॉन्शियस नॉलेज देता है, और एंटीरियर मोटर आउटपुट एक्शन है। ये 5 हिस्से भी जानना बहुत ज़रूरी हैं। अगर समझ लेंगे तो आपका नर्वस सिस्टम का ज्ञान संपूर्ण है, पूर्ण है, अखंडता है। अब आ जाते हैं कि जो ह्यूमन ब्रेन है वो मोस्ट इवॉल्व है, मगर इसकी जो एवोल्यूशन है वो भी मैं ये कहना चाहूँगा कि मॉडर्न न्यूरोसाइंटिस्ट दुनिया के जितने भी हैं सब शब्दों में कहते हैं कि न्यूरॉन के, न्योकॉर्टेक्स के ये पहले 3 आउटर लेयर्स हैं, उसका क्या काम है किसी को भी पता नहीं है। नो बडी हैज़ एनी नॉलेज
कि ये आउटर 3 लेयर्स ऑफ नियोकार्टेक्स क्या काम करते हैं। अब मैं दिखाना चाहूँगा कि जो रेप्टिलियन ब्रेन है, ब्रेन स्टेम और स्पाइनल कार्ड है, उसमें जो ग्रे मैटर है, परसीवर्स हैं, वो अंदर की तरफ है, मगर जो बाकी ब्रेन का हिस्सा है वो न्यूरॉन रिसेप्टर्स हैं, वो आउटसाइड हैं, वो कुदरत के साथ जोड़ सकते हैं। जो 3 हिस्से हैं उससे कुदरत को देखने के लिए दिखाया गया था। वो परसेप्शन वो है ताकि हम ब्रह्मांड और महाब्रह्मांड को भी समझ सकते हैं। ये एक एंटेना बनकर हमें दुनिया का ज्ञान विज्ञान दे सकते हैं। यही चीज़ मैंने पहली बार अपने पीएचडी रिसर्च के माध्यम से दिखाई है कि मेरी सोच कुदरत का इस जुड़ने के कारण ये आउटर लेयर का मैं इस्तेमाल करके एंटेना करके ज्ञान विज्ञान को वहाँ से लेकर दुनिया के सामने पेश कर पा रहा हूँ। शायद इसलिए मैं आंखें खोल के 8 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी थ्रू आउट ब्रेन पढ़ता था, जो इतिहास में आज तक किसी ने नहीं किया है। यही मेरे कहने का मतलब है कि हमें 100% न्यूरॉन का इस्तेमाल करना है। उसके लिए अखंड योग या कुंडलिनी योग बहुत ही लाभदायक हैं। वो जो कंटेम्पलेटिव मेडिटेशन है, सोच विचार सोचने की क्षमता, वो उसे लगता है ये वो ज्ञान विज्ञान की बात है। एक अनुभव बिना ज्ञान विज्ञान के कोई मायने नहीं रखता है। वही मेरी पीएचडी का थीसिस है, जो 1993 से 2001 तक मैंने करके वो खिताब भी पा लिया है, किताबें भी लिखी हैं, ज्ञान दे दिया है। अब आगे चलते हैं कि जो नियोकार्टेक्स हैं, ज़्यादातर लोग तो 6 कहते हैं, बट 6A बन जाता है तो वो 7 हो जाता है। जो सबसे पहली 2-3 लेयर हैं वो मॉलिक्यूलर लेयर हैं, एक्सटर्नल ग्रैन्युलर लेयर है, एक्सटर्नल पिरामिड। इनका काम लोगों को नहीं पता है। जो जितनी भी इंफॉर्मेशन अंदर की है वो 4th लेवल तक चली जाती है, जिसे हम बेड सेल्स भी कहते हैं या इंटरनल ग्रैन्युलर सेल्स कहते हैं, और इन्फॉर्मेशन वहाँ से नीचे आके काम हो जाता है। तो हम कहीं ना कहीं अपने जिस्म में ही, अपने वजन में ही, अपने तन में ही इंफॉर्मेशन को जानते हैं, क्योंकि ये सिस्टम अंदर तक है। जो बाहर के ज्ञान विज्ञान प्रज्ञान को समझने का मौका नहीं, क्योंकि हमारी सोच वहाँ तक नहीं जाती है, हमें वो क्षमता नहीं है, हमने वो। और मैं यही कहूँगा कि हम सब कर सकते हैं। अगर मैंने किया है तो मुझे पूरा विश्वास है कि सारी दुनिया कर सकती है। ये एक ज्ञान, एक मिसकंसेप्शन है, वो मैं दुनिया को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आगे चलते हैं। जैसे मैंने कहा दिया कि मोस्ट इवॉल्व है, इसमें क्षमता के साथ रहने के बाद शूमर रेजोनेंस में जो अंदर की चीज़ देखने का या आइनोस्फीयर में देखने का या आकाश कोश में देखने की क्षमता बढ़ जाती है, जिसके आधार पर जो मैंने किया है अब मैं वो दिखाने की कोशिश करूँ कि मैंने कैसे किया है, क्यों वो संपूर्ण है। सो 6 परसेप्शन ये आ जाती है कि जो दुनिया को पढ़ाया जाता है ईईजी के बारे में, पावर स्पेक्ट्रम एनालिसिस के बारे में, 100 ईयर रिसर्च के बाद न्यूरोसाइंटिस्ट ये कहते हैं कि ये नॉर्मल साइकिल है। वो क्या है? 10.5 हर्ट्ज अल्फा रिदम फ्रॉम ऑक्सीपिटल लोब या थोड़ा सा पैराइटल लोब पे मिलता है। वो भी तब जब हमारी आंखें बंद होती हैं और मन शांत होता है, और दूसरे ब्रेन में अल्फा फ्रीक्वेंसी नहीं दी जाती है। 10.5 हर्ट्ज ही है, और उसे वो कहीं ना कहीं एक सिग्नेचर की तरीके से देखते हैं। यही दुनिया के सामने पेश करने की कोशिश है। मैं अब न्यूरो साइंटिस्ट को दोषी इसलिए नहीं ठहराता कि उनका अनुभव ही नहीं है। उन्होंने ज्ञान विज्ञान प्रज्ञान, अखंड योग और कुंडली योग और योग के बारे में ज्ञान ही नहीं है। वो अंदर कंसंट्रेशन करना जानते ही नहीं है। जो पढ़ाया जाता है वही पढ़ते हैं, उसके आधार पर वो रिसर्च करके अपने मन से उसको अपने तरीके से दिखाने की कोशिश करते हैं कि उनका अनुभव नहीं है। मगर मैंने नीचे लिखा है, एक प्रीडोमिनेंट कोहेरेंट अल्फा रिदम 8 हर्ट्ज थ्रू द ब्रेन विद ओपन आइज बना सकता हूँ, जो आज तक किसी ने नहीं किया है। मैं साफ शब्दों में कह रहा हूँ, ये रिकॉर्ड में नहीं है, मगर मैं जानता हूँ हर इंसान कर सकता है। अगर मैंने किया है तो दूसरे भी कर सकते हैं, अगर उनकी सोच समझ मेरी तरह होगी। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, अगर आपको आइंस्टाइन बनना है तो आइंस्टाइन जी ने जो सीखा है, जाना है, पहचाना, पहले वो जानना पड़ेगा, फिर जाके आप वहाँ तक पहुँचे, फिर उसके आगे जा सकते हैं। जो मैंने पाया है पहले उसे समझिए तो मेरे तक पहुँचे, फिर उसे और भी आप इम्प्रूव कर सकते हैं कि ये सारी क्षमता हर इंसान में है, मगर पहले ज्ञान विज्ञान प्रज्ञान का होना ज़रूरी है। अब आगे चलते हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि 1993 का जो ईईजी या नीचे देख सकते हैं, आंखें बंद करके आप अल्फ़ा देख रहे हैं।
मैं जब खोलता हूँ तो अल्फ़ा ख़त्म हो जाती है। और जो 10.5 हर्ट्ज़ की थी, मेरा ईजी है 1993 का, और 95 में 2 साल में जब मैंने सोचना शुरू कि मैं आंखें बंद करने वाला हूँ, तो आप चेंजेस देख सकते हैं उसमें। उसके बाद फिर भी अल्फ़ा आ जाता है, जो पहले में नहीं आता था इसमें आ गया है। ये एक ऐसा परिवर्तन था जो इतिहास के पन्नों में पहले कभी नहीं हुआ था। 2 साल में ही 10 हर्ट्ज से 9.47 तक आ गया था और अल्फ़ा को ले आया था। शायद इसके लिए मेरी पीएचडी रिसर्च ने एक नया रंग ले लिया था कि अब हमें इसे पावर स्पेक्ट्रम एनालिसिस में बदलना चाहिए। क्वालिटेटिव तो चल गया, अब इसकी क्वांटिटी देख के देखेंगे कि दुनिया के सामने की हकीकत में कितनी परसेंटेज डिफरेंस है। उसकी शुरुआत शुरू हो गई थी 1998 में, क्योंकि 95 और 98 के बीच में 3 साल तक मुझे लगे थे कि ढूंढने के लिए कि हमें पावर स्पेक्ट्रम एनालिसिस कैसे करना है, कुछ करना है। मेरे दोस्त डॉक्टर AC गंगाधर की मदद से हम ये कर पाए थे, और 98-2001 के बीच में जो भी रिसर्च की थी उनकी मदद से और मेरी मदद से सीखकर हमने आगे दुनिया के सामने पेश किया। उसका रिजल्ट मैं अब आपको दिखाने वाला हूँ। आप ये देख लीजिए, जब आंखें बंद की हैं, जो ऊपर का है वो मेरा है। मैं सब्जेक्ट था, मुझे इस्तेमाल करना है क्योंकि दूसरा कोई सब्जेक्ट रहता ही नहीं था। और नीचे जो कंट्रोल सब्जेक्ट है जिसमें सारे एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने 10, 20, 30 साल तक तपस्या की है, मेडिटेशन की है और इन सब्जेक्ट को जानते हैं, जो क्लोज्ड आइज के साथ है। दोनों में आप एक ही पैटर्न देख सकते हैं, मगर फ़र्क इतना है कि मेरे में पावर उनसे डबल है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब कुंडलिनी योग के माध्यम से मेरी पावर डबल हो चुकी थी। ये देख रहे हैं, ये आंखें बंद करके हैं। अब आगे चलते हैं। ये मेरे पीएचडी का हिस्सा है। अगर देखेंगे, मैं आंखें खोलने के बाद, खास करके समाधि स्टेज में, जब मेरी कंसंट्रेशन दिमाग पे है, जो परसेंटेज है वो नॉर्मल वालों से बेहतरीन है। नॉर्मल जो क्लोज सब्जेक्ट हैं वो अल्फ़ा नहीं बना पाते हैं, वो बीटा में आ जाते हैं। उनकी पावर और मेरी पावर में बहुत अंतर है। वो यही चीज़ मैं दिखाने की कोशिश मैं कर पाया था, इसलिए वो एनलाइटनिंग बन गया था। पाथ ब्रेकिंग है, यूनिक है, और जीवन का सबसे सत्य चीज़ वही नज़र आ गया था। इसलिए मेरे पीएचडी को भी हाईली कमेंडेबल बनाया गया था, पाथ ब्रेकिंग बनाया गया था, ओरिजिनल है, यूनिक है, और इतिहास में पहली बार बनाया गया है, जिसका वर्णन भी मेरे रिजल्ट में मेरे गाइड और सब ने दिखाया है। अब आ जाते हैं कि अब 2018 में मैंने जो लिया है उसमें ओपन आइज के साथ में 8 हर्ट्ज थ्रू ब्रेन आप देख सकते हैं। अब मुझे क्षमता इतनी बढ़ गई है कि ईईजी में पावर स्पेक्ट्रम अब आसानी से मैं खुद कर सकता हूँ। तो अब मुझे AC गंगाधर की भी मदद जरूरत नहीं है, वो सिंगल स्टेज था। अब 64R तक भी मैंने किया है। तो हर चीज़ में 8 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी आंखें खोल के दिखाई हैं, वो इतिहास में किसी ने नहीं किया है। उसने अल्फ़ा डिसिंक्रोनाइजेशन ब्रेन एक्टिविटी को दिखा दिया गया है, अल्फ़ा ब्लॉक करना सिखा दिया है। अब आंखें बंद करके जो किया था वो 8.5 हर्ट्ज है, आंखें खोल के 8 हर्ट्ज है। ये भी अपने आप में एक ऐसा उदाहरण है, और ये इंस्ट्रूमेंट से किया गया है, मैं नहीं हूँ। और मैं जानता हूँ क्योंकि मैं ये कर पाऊँ, इसलिए शायद मैं कुदरत के साथ आसानी से जुड़ पाया हूँ। शायद इसलिए कुदरत ने मुझे दिव्यांग दिया है। शायद जो वेद के उपनिषद के टाइम पे जो ऋषि महर्षि ब्राह्मण थे, वो ब्राह्मण के साथ जुड़े थे, उनका ज्ञान संपूर्ण था। वो पुराना हिस्सा में वो रिसर्च हम उन पे नहीं कर सकते कि वो नहीं है, मगर मैं हूँ। तो मैंने अपने आप को सब्जेक्ट बना दिया था कि हम एक एक करके इसकी तरफ चलें। अब मैं एक वेरी प्रोफेशनल डॉक्टर हूँ, इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, मगर 2004 में जब मेरे बच्चे पढ़ने के लिए अमेरिका चले गए थे, तो मैंने डिसाइड किया कि मेडिकल प्रोफेशन को बंद, हॉस्पिटल को बंद कर दो, फार्मास्यूटिकल को बंद कर दो, और स्पिरिचुअल साइंस की रिसर्च पे ही आ जाएं। और 2004 के बाद 20 साल में जो मैंने पाया है वो अजूबे पे अजूबे हैं। और मुझे खुशी है मैंने ये डिसीजन आत्मा के कहने पे लिया था, उस पर निर्भर हूँ और यहाँ तक पहुँचा हूँ जिसमें सारी दुनिया का कल्याण है। आप 7th मिसकंसेप्शन पे आ जाते हैं।
मेरा एक अनुभव 1992 था कि जब हमें कंडक्टेड मेडिटेशन सिखाए जा रहे थे कि विजुलाइज अ लाइट इन मूलाधारा चक्रा, फिर स्वादिष्ठाना चक्रा, फिर नाभि, फिर अनहता और विशुद्धि तक आने पे मुझे एक वाइट रोशनी का अनुभव हुआ था। और मैं यही कहूँगा वो मेरा पहला अनुभव आरा का है जो मैं खुद देख रहा हूँ। और ये भी कहूँगा कि वही शून्य है, वही ज़ीरो है और वही गणित विद्या की शुरुआत है। जैसे मैंने वो गणित विद्या का ज़ीरो का अनुभव तब कर लिया था 92 में ही, उसके बाद ही सारे नंबर वहाँ से शुरू होते हैं। शायद इसलिए ही ज्ञान विद्या में, मैथमेटिक्स में शुरुआत ज़ीरो से होते हैं, उसके बाद उस ज़ीरो से ही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर शुरू हुए हैं। जे आर्यभट्ट ने 6th सेंचुरी में इन्वेंट करके दुनिया को ज़ीरो दिया था, ये गलत है। हाँ, वेस्ट नहीं जानता था, मैं जानता हूँ, मगर भारत के लोग ऋग्वेद से जानते थे कि जो शुरुआत है वो अंतरात्मा है, आत्मा है, वो ज़ीरो है। हमारा ज्ञान था तो हमें ज़रूरत महसूस नहीं हुई, मगर अब इसको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कैसे देख पाता हूँ, दूसरे नहीं देख। इसलिए क्योंकि जो आइज़ और स्किन का जो डेवलपमेंट है वो एक्टोडर्म से है, तो आसान है। मगर इस किस्म की परिभाषा जब हम डॉक्टर पेशेंट कोई बोलता है, हम उसे साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स में डाल देते हैं, कुंडलिनी सिंड्रोम में डाल देते हैं और उन्हें साइकियाट्रिस्ट के ले पाए जाते हैं और साइकियाट्रिस्ट उनको ड्रग दे के एक जीनियस माइंड को भी एक वेजिटेबल की तरह बना के छोड़ देते हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य है कि एक इंसान जो कुदरत के साथ जुड़ सकता है, हम उन्हें सोचने समझने से बेकार कर देते हैं, दवाइयाँ दे के उनका ख़त्म कर देते हैं। ये चीज़ के मैं ख़िलाफ़ हूँ। मुझे भी एक स्टेज पे रिकमेंड किया गया था कि तुम्हें डायज़ेपाम लेनी चाहिए। 1 महीना 2 महीना लिया था, मैंने कहा नहीं, मैं ज़िंदगी भर नहीं ले। ये 1984 की बात है, तब तक मेरी इनिशिएशन भी सिंप्लीफाइड कुंडलिनी में नहीं हुई थी। मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए, मुझे ना अल्कोहल चाहिए, ना ड्रग चाहिए, ना सोच चाहिए, कोई ऐसी चीज़ नहीं चाहिए जो कुदरत के खिलाफ हो। मुझे पक्का वेजिटेरियन बनना है और हर चीज़ से संपूर्ण रहना है। हर चीज़ की क्षमता हमारे जिस्म के अंदर ही है, मैं उसके आधार पे ही ठीक होना चाहता हूँ, रहना चाहता हूँ। वो 40 साल है, मगर 40 साल में मैंने कोई दवाई खाई है ना, अल्कोहल, सिगरेट, कोई भी चीज़ जो स्टिमुलेटिंग है उससे दूर रहता है। शायद इसलिए मेरा दिमाग आज भी सुरक्षित है, संपूर्ण है। आज मैं कुदरत के साथ जुड़ा हूँ। ये भी मैं लोगों को बार बार दिखा रहा हूँ। अगर आपको कुदरत के साथ जुड़ना पड़ेगा तो आपको वेजिटेरियन बनना पड़ेगा। नो अल्कोहल, नो स्मोकिंग, नो सिगरेट, नो ड्रग्स एट ऑल। ये कुदरत की बीच में आ जाते हैं। आपको खाने पीने, विचारधारा से, योगासना, प्राणायाम, मेडिटेशन से ही अपने आप में जीवन को संपूर्ण करना पड़ेगा। जैसे मैंने किया है, मुझे पूरा विश्वास है कि सब कर सकते हैं। अब ये पिक्चर मैं दिखा रहा हूँ कि कैसे मैंने अनुभव किया था, और मैं आप समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि रेप्टिलियन ब्रेन के बाद 3 लेयर बन जाती हैं, ट्राइजेमिनल लेयर्स। आप इस ट्राइजेमिनल लेयर में जो एक्टोडर्म है, जिससे स्किन, नर्व्स और आइज बनती हैं, और ऊपर में एपिडर्मिस, न्यूरॉन और पिगमेंट सब रिसेप्टर्स हैं। उसमें वो शक्ति है जो बाहर की शक्ति को देख रहे हैं, क्योंकि आप पूरे संपूर्ण सिस्टम को बना रहे हैं। और मैं यही कह रहा हूँ कि पहले 7 साल बच्चों को नहीं पढ़ने देना चाहिए, उनकी आत्मा को ही उनको समझाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि वो सिंपल हैं, वो आत्मा को सुन सकते हैं, पहचान सकते हैं, वो डिवाइन है। उससे उनको समझेंगे तो अच्छा रहेगा। मैंने भी 7 साल तक जो ही सीखा था, इसलिए मैं अच्छा हूँ। मगर हम बच्चों को गलत ज्ञान शुरू से ही दे रहे हैं। हम कंपटीशन में हैं, उनके अनुभव में नहीं है। मैं ये भी दुनिया को दिखाना चाहता हूँ कि 7 साल तक किसी भी बच्चों को किसी किस्म की भी इंफॉर्मेशन नहीं दो, उसको अपने तरीके से दुनिया को अखंडता के साथ। मैं आज भी माता पिता से बच्चों को सत्यवादी बनाइए, अहिंसावादी, हर चीज़ से संपूर्ण बनाने की कोशिश की। यही माता पिता का धर्म है, बस, और कुछ नहीं। आप जो स्किन में ये है रिसेप्टर्स देख रहे हैं, उसमें वो क्षमता है, वही मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ कि जो टच है, स्पर्श है, उसमें सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है। यही जीवन का सत्य है। अब मैं वो आरा जिसे लोग समझ देखते हैं, मानते नहीं हैं, और मैं वही समझाने की कोशिश कर, ये नॉर्मल है, इसमें कोई अपना आप में नहीं दिखता है, इसका मतलब आप में वहाँ तक नहीं पहुँचे हैं। जो पहुँचे हैं वो देख सकते हैं कि वो पहुँच चुके हैं,
उनमें 10 इंद्रियों का वो ज्ञान है, एक्स्ट्रा सेलुलर परसेप्शन है, आप में नहीं है। अगर आप में डेवलप हो जाएगा आप भी देख पाएंगे, मगर जो देखते हैं उन्हें खराब मत कीजिएगा। ये मेरे कहने का तात्पर्य है। जो भी लोग बाइपोलर डिसऑर्डर्स, सिजोफ्रेनिया, ओसीडी के हैं, उनके साथ समझने की कोशिश कीजिए, उनको धकारिए मत, उनके लड़िए मत। मैं जानता हूँ कि वक्त के साथ वो ही जीनियस बनते हैं। यही प्रॉब्लम ग्रेट साइंटिस्ट की भी रही है, यही जीवन का सत्य है। अब जो 10 स्टेज है, अब मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि स्पाइनल कार्ड में भी 10 रेक्स लैमिने हैं। इसकी डिटेल में मैं यहाँ नहीं जाऊँगा, मगर 10 हैं, ये एक ज्ञान दे रहा हूँ। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जो ब्रेन की हड्डियाँ हैं और फेस की हड्डियाँ हैं, 22 हैं, जिसमें 21 फिक्स्ड हैं और 1 नहीं फिक्स्ड है। इसके लिए मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि दिमाग भी 22/21 के साथ ही है। अब असेंडिंग जो सिस्टम है, टच है, वो कैसे टच होकर इंफॉर्मेशन एक साइड से ऊपर जाती है, फिर मिड ब्रेन में जाके अपोजिट साइड में जाके चली जाती है। अगर लेफ्ट साइड ऑफ ब्रेन है, वो राइट साइड को टच कंट्रोल करता है। जो राइट साइड ऑफ ब्रेन है, लेफ्ट साइड को ये बनाया गया है। और टच असेंडिंग रिस्पेक्ट में जिस चीज़ देखें प्रोसीजर से नजर आ जाती हैं। अब वाइब्रेशन जो है वो टच के साथ भी वैसी ही है जैसे दूसरी पोर्शंस हैं, टच के साथ हैं, और वाइब्रेशन में दोनों में कोई अंतर नहीं है, एक तरह का ही है। और वो इंफॉर्मेशन स्किन से नर्व में पोस्टीरियर में आती है, फिर मेडुला ऑब्लिंगेटा तक, फिर अपोजिट साइड में जाकर थैलेमस में जो रिले सेंटर है वो इम्पॉर्टेंट है। फिर उसके बाद ही वो पैराइटल लोब की तरफ जाती है। ये भी मैं दिखा चुका हूँ। ये 2 किस्म की इंफॉर्मेशन आप देख सकते हैं, डिटेल में हम बाद में बात करेंगे। मगर एक चीज़ है, जो पेन और टेम्परेचर जो असेंडिंग ट्रैक्ट है, उसके फाइबर्स सेम सेगमेंट अपोजिट साइड में चले जाते हैं और उसके बाद ही ऊपर जाते हैं, जाकर वो सीधा थैलेमस में चले जाते हैं और उसके बाद ही वो पैराइटल लोब में जाते हैं। ये एक अंतर है। मैं अब ये समझाने की कोशिश, ऐसा क्यों है, क्योंकि पेन और टेम्परेचर खतरनाक हो सकते हैं। आपका पाँव दर्द वाली चीज़ पे लगा है या आग पे लगा है, तो उससे इमीडिएटली निकालने के लिए दोनों साइड इक्वली काम कर देती हैं, लोकली ही कर देती हैं। यही लोकल गवर्नमेंट की मैं बात कर रहा हूँ कि हर लेवल पे है। आपको संपूर्ण बनना है तो हमारा ज्ञान भी उस तरीके से संपूर्ण होना चाहिए। यही जीवन का सत्य मैं बताने, अब मैं वो हिंट्स दे रहा हूँ इसके आधार पे हम पूरी इंफॉर्मेशन इस तरीके से होगी कि किसी किस्म की कोई गलती ना हो। अब आगे चलते हैं कि असेंडिंग ट्रैक में, डॉर्सल कॉलम में, स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक में कैसे इंफॉर्मेशन जाती है, मैंने दिया है। इसे आप आराम से ध्यान के साथ पढ़ के वो पाथवे आसानी से देख सकते हैं। वो प्रेम के साथ आप बाद में इन्हीं वीडियो को ज्ञान का माध्यम बन के समझने की कोशिश। मैं सबसे यही कहता हूँ कि मेरे वीडियो को भी जितनी बार जार देखेंगे उतना ज़्यादा ज्ञान आपको मिलता जाएगा। ये एक वक्त में नहीं है, आपको बार बार देखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। इसलिए शायद मैं डिटेल में दिखा रहा हूँ और वो चीज़ें भी दिखा रहा हूँ जो आपको जाननी है। आप फिलहाल लीजिए, फिर इस पर रखिए, फिर उसको समझ के नोट करके समझने की कोशिश कीजिएगा, तो आपको पूरा ज्ञान यहीं पे मिल जाएगा। आपको किताब लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सारी की सारी इंफॉर्मेशन क्लासीफाइड है इसमें। मैं साइंस को भी पूरा कहता है कि साइंस ने एक बहुत अच्छा काम किया, मैं उनको खिलाफ नहीं, मगर उन्होंने कुछ चीज़ों को नहीं जानना है क्योंकि उनका अनुभव नहीं है। तो मैं चाहूँगा कि साइंटिस्ट को भी अनुभव के आधार पर ही रिसर्च करनी चाहिए। अब एक चीज़ मैं दिखाता हूँ, जो कि पूरी जो इंफॉर्मेशन है बैक, लोअर बैक से लेकर ऊपर तक बाहर के हिस्सों में है। मगर जो टांगे से नीचे हैं, पेल्विक के नीचे टांग का है, उसकी इंफॉर्मेशन इनसाइड है। वही मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो अनुभव चक्रस का है वो पेल्विक मूलाधार से सहस्रार तक है, मगर नीचे का जो पोर्शन है वो अताल टू पताल लोक तक है, वो अंदर की तरह है। ये भी मैं अनुभव कर चुका हूँ, तो मुझे पता है कि अगर मेरी पाँव की इंफॉर्मेशन है मुझे ब्रेन के अंदर महसूस होती है। बस जीवन का यही सत्य है। इसलिए शायद हम पद्मासन
लोटस पॉस्चर में बैठ के ही मेडिटेशन करते हैं, क्योंकि ये संतुलन अंदर रहेगा, इसको हम छोड़ने नहीं चाहते हैं। और जो ग्रेविटी का असर भी ऊपर से नीचे की तरफ तक है, ये भी जीवन का सत्य है, ये भी मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आगे जाते हैं कि सेंसरी कंपोनेंट के आधार पे तो इंफॉर्मेशन हमारी ब्रेन में चली गई है। अब ब्रेन में जाने के बाद उस पर एवेल्यूशन हो चुकी है। अब एवेल्यूशन के बाद उस पर एक्शन लेना है, वो डिसेंडिंग ट्रैक में आएगा। मगर जो एक्शन के 3 हिस्से हैं सोच विचार के, वो 3 हैं। सबसे पहले मैं ये कहूँगा, हमें क्या करना है वो इंफॉर्मेशन बेसल गैंग्लियन देती है। और मैं ये भी कहूँगा बेसल गैंग्लियन एक गैंग्लियन नहीं है, ये नर्व्स हैं। ये रॉन्ग नंबर, गलत नंबर है, इससे न्यूक्लियर है। मगर इसमें प्रोग्रामिंग और प्लानिंग क्या करनी है उसका डिसीजन होता है, काम कैसे करना है ये डिसाइड होता है। और डिसाइड होने के बाद जो इंफॉर्मेशन जाती है वो प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स और सोमैटो सेंसरी की कंपोनेंट है। सोमैटो सेंसरी की जो कंपोनेंट है उसे लोग कहते हैं 40%, मैं कहूँगा 38.196% जो सेंसरी कंपोनेंट है। जो मोटर है 61.8 जो 34 कंपोनेंट है। ये इंफॉर्मेशन सेंसरी मोटर एवेल्यूएशन वहाँ पे होती है। उसके बाद जो इंफॉर्मेशन नीचे आती है तो डिसेंडिंग ट्रैक के माध्यम से आ जाती है। मगर बीच में तीसरा हिस्सा जो वेरी इंपॉर्टेंट करता है वो सेरिबेलम है, क्योंकि जो भी मोटर कोऑर्डिनेशन है वो संतुलन होनी चाहिए, कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, उसके सेरिबेलम का बड़ा रोल है। इसलिए सेरिबेलम भी पीछे की तरफ है। काफ़ी लोग कहते हैं कि ये तो मोटर कोऑर्डिनेशन है, मगर देखा जाए इसमें जो 80% फाइबर्स हैं वो सेंसरी कंपोनेंट के ही हैं। 80% सेंसरी कंपोनेंट है, वो कोऑर्डिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। मोटर सिर्फ 20% है, वो सिर्फ कोऑर्डिनेट करने के लिए ही होता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। जो ये समझ पाएगा वो दिमाग को आसानी से समझकर आगे चल सकता हूँ। मुझे खुशी है कि मेरी पीएचडी न्यूरोसाइंस के माध्यम से है। आज मैं न्यूरोसाइंस को उस डिटेल से जानता हूँ और यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमें अब नया ज्ञान इस पे करना चाहिए। अब आ जाते हैं कि आप डिसेंडिंग ट्रैक की बात करते हैं। जैसे मैंने कहा कि ये इंफॉर्मेशन सेंसरी कंपोनेंट से 38.1 है, मोटर से आते हैं। उसके बाद इंफॉर्मेशन कैसे नीचे आती है और ब्रेन स्टेम में आके उसकी डिवीजन हो जाती है। 80% फाइबर्स अपोजिट साइड में चले जाते हैं और 20% साइड सेज में जाते हैं। वो वहीं पर ट्रांसफ़र करते हैं जहाँ पे होना चाहिए, जहाँ पे भी 10 लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस हैं। सेंसरी फाइबर्स हैं, मोटर है, कोरोना रेडिएटा है, इंटरनल कैप्सूल है, कार्टेक्स है, मिड ब्रेन है, पॉन्स है, मेडुला है। 80% कर जाते हैं, 20% स्पाइनल कॉर्ड में आते हैं। और वही जीवन का सत्य है। जो ये समझ पाएगा, मैं समझता हूँ कि डिसेंडिंग ट्रैक, पिरामिडल ट्रैक को समझना आसान हो जाएगा। जब ये समझ आ जाएगा, ये पोर्शन आगे का पोर्शन है, जो सेंसरी या पीछे का पोर्शन है, ऑटोनॉमी बीच का है, तो कन्फ्यूजन का कोई चांस ही नहीं है। जिसमें कोई ऐसी काम नहीं होते जो कुदरत के साथ संपूर्ण नहीं है। मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आ जाते हैं, आप इस ट्रैक को आप आसानी से देख रहे हैं कि अब वो ऊपर से आ रहे हैं। इंटरनल कैप्सूल कहाँ पे है, उसके बाद अपर मोटर न्यूरॉन है और लोअर मोटर न्यूरॉन। में 2 की बात करना चाहता हूँ। अगर कोई ब्रेन का अंदर का ब्रेन डैमेज है तो अपर मोटर न्यूरॉन लीशन हो जाते हैं, वो ब्रेन के हैं। उसका कहाँ पे है, कौन सा कंप्लेन है, उसके आधार पे आप आसानी से सीख सकते हैं। मगर जो लोअर मोटर न्यूरॉन्स हैं उन नर्व्स में है, पेरिफेरल नर्व मोटर नर्व्स में है, जो एंटीरियर हॉर्न से निकलते हैं। ये जीवन का सत्य है। अपर मोटर न्यूरॉन्स ट्रैक्ट के साथ जुड़े हुए हैं। दोज नर्व फाइबर्स जो माइलिनेटेड हैं और दिमाग के अंदर हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर हैं, उन्हें हम ट्रैक्ट कहते हैं। अपर मोटर न्यूरॉन ट्रैक्ट के साथ है। जो लोअर मोटर न्यूरॉन है वो नर्व के साथ जुड़ी हुई है, पेरिफेरल नर्व के साथ जुड़ी हुई है, मोटर के साथ जुड़ी हुई है। ये जीवन का सत्य है। आप उसे समझना भी ज़रूरी है, क्योंकि उसके बिना अपने आप को सुरक्षित रहना नामुमकिन सा काम हो जाता है। अब ये सेंसरी पीछे है, मोटर पीछे है, एंटीरियर पोस्टर ये मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें समझ आ जाएगी कि अपर मोटर दिमाग से लेकर एंटीरियर हॉर्न सेल तक हैं, वो अपर मोटर न्यूरॉन है। जो एंटीरियर हॉर्न सेल के बाहर आता है वो लोअर मोटर न्यूरॉन है। ये एक लोकल
डायरेक्शन आपको दिखा रहा हूँ। अब आते हैं एक प्रैक्टिकल साइड में। अपर मोटर न्यूरॉन लीशन जो है, ब्रेन स्ट्रोक है, उसमें ऑपोजिट साइड डिफेक्टिव हो जाती है। मगर खुशी की बात यह है कि इसके बावजूद भी लोकल मसल की जो अपनी जो क्षमता है, स्पाइनल कार्ड तक की क्षमता है, वो बरकरार रहती है, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। अगर हम फिजियोथेरेपी या उसके आधार पे इन लोगों को हम रिहेबिलिटेट कर सकते हैं और दिमाग को भी ठीक कर सकते हैं। मगर जब समस्या आ जाती है लोअर मोटर न्यूरॉन की, जैसे आप देख सकते हैं उसमें जो पैरालिसिस होता है वो मसल का हो जाता है, वो हम एक्सरसाइज से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो नर्व डिफेक्ट हो गई हैं। इन जब तक सेंसरी मोटर कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, ठीक होगा, तो अपर मोटर न्यूरॉन में हम ठीक कर सकते, इसको नहीं कर सकते हैं। ये भी अफसोस की बात है, मगर जीवन का सत्य तो यही है कि हम इसे प्रिवेंट करने की कोशिश करनी चाहिए। शायद इसलिए ही इस पे काफ़ी वैक्सीन बन चुके हैं। मगर आज मैं भी कह सकता हूँ जब शुरू होता है और उसका इलाज हम आप ठीक सकते हैं, आप इस किस्म की समस्या को भी बचा सकते हैं। अब मैं एक और विषय की तरफ ले जाता हूँ जो सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के जो गैंग्लियन हैं वो न्यूरल सेल से शुरू होते हैं, क्रस्ट सेल से आते हैं, वो माइग्रेट हो जाते हैं और बाद में नर्वस सिस्टम उससे बनता है, गैंग्लियन उनसे बनते हैं, चाहे वो सिंपैथेटिक हो चाहे वो पैरासिम्पैथेटिक हो। ये चीज़ कैसे उभर के आती है, ये चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि 26 वीक्स में माइग्रेट न्यूरल सेल से जो क्रेसेंट बाहर जाते हैं, जो नर्वस सिस्टम बाहर बनते हैं, वही ऑटोनॉमिक गैंग्लियन बन जाते हैं। उसके आधार पे ही सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को बनाया गया है। जब ये समझ आ जाएगी, हम आगे जाना और भी आसान हो जाता है। अब सेक्रल पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो मैंने कहा S2, S3, S4 से जो 3 फाइबर निकले हैं, 5 आर्गन में इस्तेमाल करते हैं। इसे आप देखेंगे ये भी अपने आप में लेटर हॉर्न सेल्स हैं। इसको आप ध्यान के साथ देखिए, संपूर्णता के मैं समझता हूँ इसमें भी लेटर हॉर्न से शुरू होता है। ये ज्ञान भी अपने आप में बड़ा संपूर्ण है। अब आते हैं सिंपैथेटिक सिस्टम, जिसके फाइबर्स T1 to L4 यानी कि 14 सेगमेंट से आते हैं, यानी कि 28 नर्व्स हैं, 12 थोरेसिक, 2 लंबार, 14 सेगमेंट, 28 नर्व्स हैं जो प्री गैंग्लियन नर्व्स हैं। अब उसमें से जब बनती है तो 2 चेन बनती हैं, लेफ्ट पेरीवर्टिकल और राइट पैरावर्टिकल। उसमें दोनों में 22 हैं और नीचे गैंग्लियन नंपार में जहाँ तम है, तो जो 22 + 22 + 1 बन के 45 बन जाता है। अगर 45 को आप 28 से डिवाइड करेंगे तो यही कहेंगे कि यही दिव्यांग रेशो है, खूबसूरत है। और यही मैं दिखाना चाहते हैं, हर लेवल पे जो इम्पोर्टेंट है वो दिव्यांग के आधार पे ही है। आप इसे भी देख रहे हैं, सेक्रल में भी देख रहे हैं। अगर आप आगे चलते हैं, अब इसके आधार पे क्या होता है मैं वो दिखा चुका हूँ। अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक का जो कॉम्बिनेशन है इसमें है। मैं इसके डिटेल में इसलिए नहीं जाना चाहूँगा क्योंकि काफ़ी समय हो चुका है। इतना भी अगर समझ आ जाएगा तो मैं समझता हूँ कि हम आगे बढ़ने में आसान हो जाएंगे। अब जो आखिरी पिक्चर में यही दिखाना रहता है कि जो ईडा पिंगला जो 2 चीज़ें हैं, लेफ्ट एंड राइट जो स्पाइन स्नेक्स आप देख रहे हैं, वो पैरावर्टिब्रल कॉलम ही है और बीच में एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं और जो बीच की हड्डी है वो सुषुम्ना नाड़ी है, वर्टिब्रल कॉलम है। अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इसमें है, एंडोक्राइन भी सिस्टम में है, पूरा नर्वस सिस्टम इसमें है, दिमाग में इसमें है, माइंड भी इसमें है। तो हम कहीं ना कहीं इस पे आके पूरे के पूरे न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम के आधार पे, 10 चक्रास के आधार पे, 10 लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस के आधार पे और भी संपूर्ण समझ सकते हैं। मैं समझता हूँ कि आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब इसको डिटेल में बार बार आपको देखना पड़ेगा। बाकी इसके साथ कनेक्टिव जो दूसरी इन्फॉर्मेशन मैं लाने वाला हूँ उसे समझेंगे तो हम आसानी से आगे बढ़ सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि ये अपने आप में काफ़ी अच्छा संपूर्ण बन गया है। अब इसे आगे ले जाना हमारा काम होता है। सो थैंक यू वेरी मच।